तो दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही इसरो ने कुछ ऐसा कारनामा किया जिसे देख के सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया भी हैरान था। मैं बात कर रहा हूँ इसरो के OneWeb सैटेलाइट लॉन्च के बारे में, जिसके अंजाम दिया है हमारे सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल LVM-3 या फिर GSLV Mark 3 द्वारा। याद रहे ये व्हीकल एक बार में 10 टन तक का पेलोड यानी 2 से 3 फुल ग्रोन एशियन हाथी के भार को आसानी से उठा सकता है। तो यारो आज हम ऐसे ही इसरो के कुछ अचीवमेंट को देखेंगे, साथ ही साथ इसके शुरुआती दौर को भी थोड़ा जानेंगे, जिसे जान के हम समझने की कोशिश करेंगे ये अचीवमेंट्स इसरो के साथ साथ पूरी भारत के लिए भी इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। जब हम बड़े अंतरिक्ष मिशन के बारे में बात करते हैं तो पहले दुनिया का सबसे पुराना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा या फिर रॉसकॉस्मोस का नाम ही याद आता है। पर कम बजट में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के बाद आता है तो हमारा प्यारा इसरो कभी पीछे नहीं हटते। यूँ तो ये फैक्ट है कि इसरो का सालाना बजट मात्र 1.7 बिलियन US$ है। उसके कंपैरिजन में नासा का सालाना बजट 30.62 बिलियन US$ है। अपने बजट से 30 गुना ज़्यादा होने के बावजूद भी आज हमारा इसरो कई मामलों में नासा को भी टक्कर देता है। इसका कुछ प्रमुख एग्जाम्पल है एक ही बार में मंगलयान सैटेलाइट को सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में प्लेस करना, चांद पे पानी का खोज करना, एक ही बार में 102 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना इत्यादि। दोस्तों ये जो आज का इसरो जिसको पूरी दुनिया मानती है वो अपने शुरुआती दिनों में कई कठिन परीक्षाओं से उभर के आया। यूँ तो हमारा स्पेस प्रोग्राम 1920s के दशक में शुरू हुआ था। हमारे प्रभावी साइंटिस्ट CV रमन, मेघनाथ साहा, S.K. मित्र जैसे लोगों द्वारा कई दशकों तक साउंडिंग रॉकेट, कॉस्मिक रेडिएशन, मेटेरियोलॉजी, अपर एटमॉस्फेयर आदि के स्टडी किए गए, मगर एक प्रॉपर गवर्नमेंट सपोर्ट ना होने की वजह से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। फिर कोल्ड वॉर के दौरान जब US और सोवियत के बीच में लड़ाई चल रहा था, तब भले ही देश आर्थिक रूप से कमज़ोर था, फिर भी नेशंस के डेवलपमेंट में साइंस और टेक्नोलॉजी का महत्व समझते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में एक साइंटिफिक पॉलिसी का रेजोल्यूशन पास करवाया। इसके अंतर्गत हमारे सीनियर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर होमी जे भाभा द्वारा 1962 में विक्रम अम्बालाई साराभाई के चेयरमैनशिप से इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया। फिर जहां 1962 में इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश से भारत अपने खाने की चीज़ों तक बाहर से इंपोर्ट करते थे, उसी वक्त इंडिया ने बिना प्रॉपर स्पेस टेक्नोलॉजीज के अपने कई रॉकेट्स लॉन्च किए। US के साउंडिंग रॉकेट अपाचे नाइक की 1963 में थम्बा से लॉन्च करने के बाद इंडिया अपनी इंडिजिनस रोहिणी सीरीज के कई साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च किए। इसके बाद 1972 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर इसरो ने इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को टेक ओवर कर लिया और कुछ सालों बाद इसरो ने इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम के अंदर सोवियत रॉकेट से भारत का अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। इसी के 7 साल के कड़ी मेहनत के बाद इसरो को फाइनली अपना पहला लॉन्च व्हीकल मिल गया था, जिसका नाम था SLV Mark 3। इसके सक्सेस के बाद इसरो ने अपना कदम कभी नहीं रुका। इसके परिणाम PSLV, GSLV और सबसे ज़्यादा पेलोड वाला LVM तक को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। दोस्तों ये थी इसरो के शुरुआती दौर के कुछ हिस्ट्री, जहां अपने शुरुआती दौर में बैलगाड़ी और साइकिल से रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाते थे। आज वही इसरो गगनयान से लेकर मून मिशन से लेकर स्पेस स्टेशन तक का अपना हर सपना सच करने के काफ़ी नज़दीक में है। फिलहाल इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं जल्दी मिलूंगी आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।